बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया, कोई भी कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीचर ये कह रहा है कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने बोल दिया आपको टेंस कंप्लीट हो गया, है ना। या फिर मैंने आपको बोल दिया कि आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ड्यूटी क्या बन रही है आपकी? ड्यूटी क्या बन रही है आपकी? जैसे मान लीजिए मैंने है ना 100 क्वेश्चंस करवा दिया आपको विद इन चैप्टर और आउट ऑफ चैप्टर, चैप्टर में से करवा दिए और बाहर से प्रैक्टिस करवा दी। अब आपकी क्या ड्यूटी बन रही है? मैं कह रहा हूँ 10 दिन बाद आपके इस चैप्टर का टेस्ट है, क्या ड्यूटी होनी चाहिए आपकी? रिवाइज करना। चलो रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आए, फिर क्या कारण हो सकता है? कैजुअली पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कारण हो सकता है उस चैप्टर के अंदर? अगर हम मान रहे हैं कि भाई अपन रिवाइज भी कर लिया, जो मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छा समझ में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी नंबर कम आ रहे, क्या रीज़न हो सकता है? क्यों नंबर कम आ रहे होंगे? लैक ऑफ प्रैक्टिस, या हम कहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। भाई यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई चैप्टर कराया, उसके बाद मैंने आपको 10 दिन दिए, 10 दिन के अंदर आपने क्या किया? उन चैप्टर का रिवीजन ही किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए, यानी पेपर में वो क्वेश्चंस आ गए जो तुम्हारी आंखों के आगे से नहीं गए होंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता जिसने तुम्हें पहले सोल्व किया या तुमने पहले कर रखा हो, तो क्या वो क्वेश्चंस तुम्हें डिस्टर्ब करता पेपर में? नहीं करता, कभी नहीं करता। तो गलती कहाँ रह गई? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना तो क्लास में डिस्कस हुए, ना आपने प्रैक्टिस किए, और वो क्वेश्चंस किस में आ गए? एग्जाम में आ गए। अब गलती क्या है कि हमारी नज़र के सामने से 10 दिन में से एक चैप्टर में से ऐसे कितने क्वेश्चंस बन गए जो हम नहीं कर पाए। या टीचर ऐसा कहाँ से माइंडेड है कि वो कौन सा क्वेश्चंस कब दे दिया, मतलब कहाँ से दे दिया कौन सा क्वेश्चन उठा करके? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है क्या 10 दिन के अंदर कि जो क्वेश्चन तुम ना ढूंढ पाओ और ना कर पाओ? हो सकता है ऐसा कि कोई क्वेश्चन रह जाए जो तुम ना कर पाओ? मेरे हिसाब से नहीं। अगर मैं आपको 2 दिन देता हूँ ना, एग्जाम से पहले हमारे पास 2 दिन में पूरा कोर्स हो जाता है, हम इतना स्पीडली रिवीजन करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक चैप्टर का रिवीजन करने के लिए आपके पास 10 दिन भी कम है। रीज़न क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे भाई। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम है, हमने ही कम किए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। बस यही रीज़न है एकमात्र। जो नंबर कम आते हैं या कोई भी चीज़ हो जाती है, किसी भी टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने नहीं निकाले। देखो, अगर मान के चलो दुनिया जहान में जितने क्वेश्चंस बने हैं, एक चैप्टर है, जैसे मान लो मैंने बताया आपका चैप्टर है नाउन, ठीक है। इस नाउन चैप्टर के अंदर मेरे पास 200 क्वेश्चंस थे। मैंने जब चैप्टर पढ़ाए तो 200 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, और मैं करवाता भी हूँ, मैं ज़्यादा ही करवाता हूँ। कोई भी चैप्टर के अगर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखते चल रहे हो ना, तो आप देखोगे सर इतने क्वेश्चंस करवा दिए, ये करवा दिए। उसके बाद मैं तुम लोगों को क्या करवाता हूँ? एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ अलग से, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से मुश्किल 30 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अपन ने औसत क्वेश्चंस कितने करे उस चैप्टर के? 250। यानी उस 250 क्वेश्चंस के अंदर कितने कॉन्सेप्ट रिवीजन हुआ होगा? कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बार बार रिवीजन हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा भी अगर किसी बुक के अंदर 300 क्वेश्चन और हैं, या किसी बुक के अंदर 200 क्वेश्चन भी और है जो इसी चैप्टर के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन 300 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के हों लेकिन सिमिलर हों, लेकिन 200 क्वेश्चन तो वही टाइप होंगे ना जो मैंने पढ़ा दिए, उसी टाइप के होंगे 200 क्वेश्चन। तो दिक्कत कहाँ है? हमने ना तो उन 300 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखा, ना उन 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखा, हम सीधा पेपर देने चले गए तो पेपर बन गया चाहे उसी में से, चाहे उसके जैसा बन गया। तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो गया, टीचर हो गया बेकार कि टीचर ने पढ़ाया नहीं था, या टीचर ने जो पढ़ाया था उसमें से आया नहीं था। ड्यूटी बनती है बच्चों की, अगर मैंने पढ़ाया है और कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जो अपने कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा, तो आप आओ उस क्वेश्चन को लेकर, सर ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये मैच नहीं कर रहा, तो मैं बताऊंगा देख इसके जैसा ये क्वेश्चन नहीं है। तो तुम्हें क्या देखने को मिला? अरे यार, बस इतनी सी लैंग्वेज घूमने से ये क्वेश्चन वैसा ही तो था जैसे सर ने पढ़ाया था। ये होता है सीखना, दैट्स द लर्निंग पॉइंट। और ये हम सीखते नहीं हैं, बस एक ही कमी की वजह से आलस भरा पड़ा है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे।
अब मान लो मैंने तुम लोगों को बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं, तुमने उनके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढे होंगे, नेट पे से ढूंढ लो, यूट्यूब पे से कोई टीचर पढ़ा रहा है 2x स्पीड पे जाके उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, PYQs कर लो, कोई अच्छी सी बुक रिकमेंडेशन की थी मैंने उस दिन, बताई थी कि ये बुक अच्छी है, जैसे इंग्लिश के अंदर मिरर ऑफ द कॉमन एरर कर लो भाई आप, प्रिंट टू पैरामाउंट कर लो, ऐसे बहुत सारे मैंने अच्छी बुक बताई थी, मार्लिन मार्टिन वाली जो बुक होती है वो कर लो, तो मैंने बताया उन बुक में से कर लो, 200 200 300 300 400 रुपये में बुक आती है। ये वैल्यू कहाँ रखती है? वैल्यू तो वो रखती है कि हमने किया क्या, हमने कहाँ से क्या प्रैक्टिस की क्या नहीं की, बस ये है। मेरा चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद काम किसका स्टार्ट हो जाता है? स्टूडेंट का, मेरा नहीं है। स्टूडेंट काम करेगा, डाउट बनेगा, मेरे पास लेके आएगा, मैं रियलाइज कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, निकाल तेरे नोट्स, मैं दिखाता हूँ। फिर तुम कहोगे सर नहीं करवाया, मैं कहूँगा करवाया हुआ है, तो दिखाओ सर, मैं दिखाऊंगा, तो मैं यकीन होगा कि हाँ ऐसा ही था वो क्वेश्चन, और फिर आगे वो क्वेश्चंस की महाभारत खत्म। ऐसे करके दुनिया जाने में क्या क्वेश्चन बने होंगे वो देख लेंगे आराम से, यही फर्क पड़ता है भाई। अब बाकी तो तुम देखो क्या करते हो क्या नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो टीचर अपनी तरफ से लगभग कॉन्सेप्ट करवा देता है 60-70%, 30% कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, जो काम किसका होता है? स्टूडेंट का, क्योंकि वो सिमिलर होते हैं, वो 30-40% आपको करने पड़ेंगे। अच्छा चलो अब आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर, कहाँ तक पढ़े थे कल हम, कहाँ तक किया था वो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो हमने किया था एक पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड किया था। पास्ट सब्जेक्टिव मूड कब लगाते कब नहीं लगाते, देखो ये देखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और ये लगाते तब है जब हम सेंटेंस में क्या दिखाते हैं? अनरियलिटी। क्या दिखाते हैं? अनरियलिटी। अच्छा उसके अलावा हम क्या दिखाते हैं? इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, जब कोई चीज़ें इम्पॉसिबल सी हो जाए तो वो अनरियलिटी हो जाती है, तो फिर हम उसको भी किससे दिखाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं तुम्हारे सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जो अपन ने कल की मतलब कल की क्लास के अंदर देखा था, या कल की क्लास के अंदर हमने उसको पढ़ा था। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, आई विश आई हैव अ कार। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा है काश मेरे पास क्या हो? एक कार हो, लेकिन मेरे पास कार नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ? विश कर रहा हूँ। अरे हाँ या ना? तो देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आई विश आई हैव ए कार, कि काश मेरे पास कार हो, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कार फ्यूचर में आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे पास वो कार फ्यूचर में आ जाए? आ सकती है। तो हम ना इस चीज़ को ऐसा कह रहे हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये एक पॉसिबिलिटी को शो करती है कि मेरे पास फ्यूचर में कार आ जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मेरी स्थिति मुझे बहुत अच्छे से पता हो और मेरे पास फ्यूचर में कार ना आए, तो मैं कहूँगा आई हैड अ कार। एक्चुअल में पता है क्या है? ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये शो कर रही है किसको? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो कर रही है, जबकि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखी हुई है यहाँ पर, ये शो कर रही है प्रेजेंट की अनरियलिटी को। ऐसा है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या शो कर रही है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको शो कर रही है? अनरियलिटी को। बात आई समझ में? तो मेरी नज़र में अभी दोनों ही सही है, हैव भी सही है, हैड भी सही है, बस दोनों का मीनिंग अलग, मतलब मीनिंग अलग अलग है दोनों का। एक सेंटेंस और देखना, थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो जरा। मान लीजिए मैंने ये कहा, इफ द सन राइजेस बिफोर 7 AM, अगर ऐसा कहा मैंने, इफ द सन राइजेस बिफोर 7 AM, अगर सूरज 7 बजे से पहले उगे तो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूरज 7 बजे से पहले उग जाए? कभी हो सकता है, सर्दियों में नहीं लेकिन गर्मियों में तो उग सकता है, उगता भी है ना। तो ऐसा अभी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए, तभी तो मैं ऐसी इमेजिनेशन कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो मैं इफ लगाता ही नहीं। तो मैं अगर इसको इमेजिन कर रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कहां पर भाई? फ्यूचर में। फ्यूचर में ऐसा होना पॉसिबल होगा, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा होना क्या होगा? पॉसिबल होगा, प्रोबेबल होगा कि ऐसा हो सकता है। तो यहां पर मेरे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? सही हो गई। अच्छा अब जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल मैंने ये लिख दिया, इफ
द सन राइजेस इन द वेस्ट। अगर सूरज कहाँ से उगे तो वेस्ट से उगे। क्या ऐसा पॉसिबल है फ्यूचर में? हो सकता है वेस्ट से उगे तो? नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? अनरियलिटी। ना तो ऐसा पॉसिबल है और ना ही ऐसा रियल हो सकता है। तो अगर ये इम्पॉसिबल अनरियलिटी है तो ना तो ये प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, तो फिर अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। सन रोजेस इन द वेस्ट, सन रोज इन द वेस्ट। आया समझ में? तो अगर कोई चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, ऐसा हो सकता है, संभावना है, प्रोबेबल है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वो फर्स्ट फॉर्म। नहीं तो फिर क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अगर इम्पॉसिबल। बात आ गई है? नहीं आई समझ में भाई? आ गई। तो जल्दी से किसको नोट करो, फिर आगे के अपन क्वेश्चंस करते हैं। ये नोट करो दोनों चीज़ें। चलो इधर आ जाओ। चलो देखो क्या है, अगर तुम लोगों को लगता है कि ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ओनली प्रेजेंट की अनरियलिटी है, तब फिर आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ओनली प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ओनली प्रेजेंट की अनरियलिटी है या इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी है, तो फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है तो फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये दो सिनेरियो इसके अंदर जब अजमाना तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, देखते हैं सवाल को कैसे क्या है क्या नहीं है। देखो पहला वाला क्वेश्चन लिख रहा है इफ आई हैव या हैड अ कार, तो बताओ हैव आएगा या हैड आएगा? दोनों आ सकते हैं कि अगर पॉसिबल है कि भाई हो भी सकता है उसके पास, और हम इम्प्रोबेबल भी कह सकते हैं, ना भी हो सकती है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, इफ़ आई हैव भी सही है और आई हैड भी सही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है इफ़ आई हैव या हैड विंग्स, कि भाई कभी मेरे पंख आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या फ्यूचर में? नहीं, तब तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब की बार ओनली हैड ही सही आ रहा है। अच्छा ये वाला सवाल बताएगा शुभम। शुभम खड़ा हो जा। इफ़ आई एम फ्री नाउ, क्या आएगा? वर आएगा। क्यों एम क्यों नहीं आ रहा? अभी फिलहाल फ्री है। हाँ ऐसा क्या है, मैं सोचा अभी फ्री है। हाँ इतनी जोर से मत बोल, तेरी आवाज़ फिर भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। बैठ जाओ तो भाई। देखो क्या है, इफ़ आई एम फ्री नाउ, है ना। तो अगर यहां पर मैंने नाउ लिखा है तब तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट में फ्री होता तो फिर ये इफ क्यों लगाता? समझ रहे हो? अगर प्रेजेंट में फ्री होता तो इफ क्यों लगाता? तो ये वाली बात कहाँ की अनरियलिटी को शो कर रहा है? ओनली प्रेजेंट की अनरियलिटी। और प्रेजेंट की अनरियलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एम तो यहां से हटा दूं, यहां पर क्या लिखूं? वर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वर। लेकिन अगर इस सवाल में मैं पूछूं इफ आई एम फ्री, तो अभी मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन क्या फ्यूचर में हो सकता हूं क्या मैं? हाँ, क्योंकि अब ये फ्यूचर को लेकर बात कर सकता है, क्योंकि अभी इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है? टाइम। इसके अंदर क्या नहीं लिखा हुआ? टाइम नहीं लिखा। टाइम नहीं लिखा तो हम कहां जा सकते हैं? फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। टाइम लिखा है तो हम कहां पर ही रह सकते हैं? ओनली प्रेजेंट में। तो यहां पर मैंने लिखा इफ आई एम फ्री, और ये हो गया बिल्कुल सही। एक और सवाल एक ऐसा हो रहा है, देख रहा जरा, मैंने ऐसा लिखा इफ आई एम फ्री इन द लास्ट वीक, या इन द, छोड़ो मैं सीधा लिख देता हूं लास्ट वीक। ठीक है, ठीक लिखा है। हाँ तो अभी बता भाई ओमेंद्र, क्या वो सेंटेंस सही है? इफ आई एम फ्री लास्ट वीक, सही है। चल निखिल, सही है? सही है। हाँ भाई। हाँ मनमोहन,
हैं? सही है। तो राखी, एडविन तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा सही है गलत है, तो ना बता अभी तो गलत है, तो आंसर बता रही है। क्या पता मेरे को आंसर मिताली से पूछना हो जब। हद हो गई भाई। हाँ गलत है। अच्छा अब तू यूँ बता क्यों गलत है। पास्ट की अनरियलिटी शो कर रहा है। कैसे पता चला पास्ट की अनरियलिटी शो कर रहा है? लास्ट वीक लिखा हुआ है। तो पास्ट की अनरियलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? ओनली हेड, हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। आंसर क्या बनेगा? हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बीन। तो ये एम गलत हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हेड, और इसी से बी की थर्ड फॉर्म बन जाएगी बीन। ये आंसर होगा, आई हैड बीन। तो ये भी देख लेना, ये तो प्रेजेंट की अनरियलिटी है। अगर पास्ट की अनरियलिटी पता चल जाए, वो अनरियलिटी पास्ट की है, तो कल ही पढ़ाया था हमने, क्या लिखेंगे? हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब मेरे हिसाब से अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। हाँ भाई, रिविजन नहीं कर रहा है इसका मतलब तू कर रहा है? वीडियो देख लिया कर यार अपनी, बैठो चलो आ जाओ, चलो कर लिया करो, रिविजन रिविजन जरूरी है। आज नेक्स्ट देखो क्या। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई ये वाला सेंटेंस सही है क्या? इफ आई एम ए टॉलर, या सॉरी इफ आई एम टॉलर, ये तो सही है, ठीक है। तू बता भाई, सही है? अरे तुम एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो? अभी जितना पूछा उतना ही बता दो ना। हाँ भाई तू बता, इफ आई एम टॉलर। सही है। फिर मना क्यों कर रहा पहले? थोड़ा लग रहा डाउट था है? हाँ क्या डाउट था, मैं वो डाउट पूछ लूँ एक बार? क्या? फ्यूचर में डॉलर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, मान लो ये हो गया 30 साल का, अब ये ऐसा बोल ले तो बढ़ भी सकता है ना, हड्डी बड्डी कटवा उठवा के बढ़वा ले नहीं मतलब हंस क्यों रहे हो ना लाइक कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन करवा के अपना बढ़ जाए आदमी। ठीक है, इफ़ आई एम डॉलर, फ्यूचर में बढ़ जाऊँ तो देखो भाई, ठीक है। वैसे फ्यूचर में बढ़ जाए, अगर ये कोई बच्चा बोल रहा है तो ठीक है। अच्छा ये सही है क्या? ये भी सही है। मान लो कोई 50 साल का बूढ़ा हुआ अंकल बोल रहा हो, ये कोई बोल रहा हो 10 साल का कोई बालक, तब तो ये सही है। और 50 साल का बोल रहा हो तो ये सही है। इसका मतलब दोनों सही है, बस दोनों का मीनिंग बताएगा मेरे को। ये सोने का बता, दोनों का मीनिंग क्या है? बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। पहले का मतलब क्या होगा? इफ़ आई एम टॉलर। वेरी गुड, ठीक है भाई, मेरे को समझाना है तुम लोगों को, तू समझा भाई। अगर मैं लिख रहा हूँ इफ़ आई एम टॉलर, इसका मतलब क्या होगा? तो कम यार, ये तुमसे कहाँ से आ गया इसके अंदर? काश मैं तुमसे लंबा होता। यू हाइड है, अरे वाह छुपाना पड़ता है क्या? मेरे को तो नहीं पता था। कहाँ से सीख रहे हो इंग्लिश? मेरा नाम मत लियो तो खड़ी हो भाई पीछे। देखो अगर कह रहा है कि इफ आई एम टॉलर, तो मान लो अभी टॉल नहीं है, तभी ऐसा सपोज कर रहा है। ये पर्सन जो सपोज कर रहा है वो अभी टॉल नहीं है, तो ये टॉल हो सकता है क्योंकि अभी कम एज है, तो टॉल हो सकता है भाई। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि टोल हो सकता है। अगर टोल हो सकता है तब तो फिर एम ठीक हो गया। अच्छा मान लो इसकी एज वेज पूरी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी अगर ये वाला सेंटेंस बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? आई एम टॉलर या आई वर टॉलर? आई वर टॉलर बोलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबिलिटी को शो करेगा। बस दो ही चीज़ें बतानी थी सर। ऊपर वाला सेंटेंस क्या शो करेगा? पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को। नीचे वाला सेंटेंस क्या शो करेगा? इम्पॉसिबिलिटी को अनरियलिटी को शो करेगा। बस ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा अब अगला वाला सवाल देखो क्या कह रहा है। बैठो जरा। ये कह रहा है कि आई वुड रादर ही गोज बाय बस। ठीक है, वुड रादर का मतलब पता है क्या होता है? प्रेफर करना किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है। मैंने ए को प्रेफरेंस दे दी, बी को नहीं दी, तो मैंने किसको चूज कर लिया? ए को। अच्छा मैं कह रहा हूँ आई वुड रादर, मैंने प्रेफर किया। क्या प्रेफर किया भाई? कि ही गोज बाय बस, कि वो बस से जाए, कि वो बस से जाता है, मतलब जाए या जाता है, वो जो भी चीज़ है। अच्छा मान के चलो अगर कोई पर्सन ये पहले से ही बस से जाता होगा तो फिर मैं प्रेफर करूंगा। तो इस तरह सेंटेंस पढ़ के बताना जरा। इधर देखो, लिखने पे ध्यान बाद में देना। इधर देखो अगर मैंने कहा ही गोज बाय बस, तो क्या मीनिंग हो गया इसका? वो बस से जाता है, तो फिर मैं प्रेफर क्या कर रहा हूं?
तो ये बात जो लिखी हुई है वो रियल है या अनरियल है? अरे अनरियल है भाई, तभी तो मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। मान के चलो मैं प्रेफर उसको कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो बस से नहीं जाता। अगर तुम बस से जाते तो फिर मैं तुमको बस से प्रेफर करता? मान लो तुम पढ़ रहे होते तो मैं तुम्हें पढ़ाई प्रेफर करता कि तुम पढ़ो? नहीं। तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये लिखा हुआ जो है वो अनरियलिटी है, रियलिटी नहीं है। अगर वो बस से जाता है तो फिर मैं उसको प्रेफर करूं क्यों? समझ में आ रही मेरी बातें? तो इसका मतलब ये जो गोज लिखा हुआ है ना वो रियलिटी नहीं है, वो अनरियलिटी है। अगर बच्चों अनरियलिटी है तब तो फिर मैं क्या करूंगा? वेंट। ये लो बात खत्म। ही वेंट बाय बस। समझ में आया? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। किसके लिए? अनरियलिटी के लिए। पता कैसे चला अनरियलिटी है या नहीं है? वुड रादर से। किससे पता चला? वुड रादर से। ठीक है। अच्छा, अब मान लो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, देखो जरा। मैंने लिखा आई वुड रादर हेल्प हिम, आई वुड रादर हेल्प हिम ही कर देता हूं। ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? अब बोलो ना। सही है? बस तुम्हारे तो सांप सूंघ जाए। इधर देखो, ये वुड रादर मॉडल हो गया, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेसिक फॉर्म। और ये सही हो गया, हेल्प नहीं कर सकते भाई। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर सर उसमें ऐसा क्यों किया? उसमें पता क्या है, इसलिए हमने ऐसा किया उसमें क्योंकि यहाँ पर तुम देखो, प्रेफर करने वाला कोई और पर्सन था और जानने वाला कोई और पर्सन था। प्रेफर किसने किया? मैंने किया। लेकिन जाने के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? ही की। वहां पर प्रेफर भी मैं ही कर रहा हूं और हेल्प भी मैं ही कर रहा हूं, दोनों का सेम ही सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट का सिनेरियो अलग अलग है। यहाँ पर देखो आई है और यहाँ पर कौन है? ही है। यानी इसकी बात को लेकर मैं अनरियलिटी प्रूव कर सकता हूँ, खुद की बातों को लेकर अनरियलिटी प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि खुद को तो रियलिटी पता रहता है भाई। हम दूसरों की बातों को अनरियलिटी रियलिटी में चेंज कर सकते हैं, खुद का अनरियलिटी और रियलिटी होना पता रहता है। तो हम खुद को लेकर मिथ्य बातें नहीं कर सकते, झूठी बातें नहीं कर सकते। तुम खुद को लेकर क्या बातें कर सकते हो? अरे तेरे को हिंदी में पढ़ी है क्या? ले आजा, कहाँ था वो सवाल? एक, मैंने उसकी मदद करना प्रेफर किया, मैंने उसकी मदद करना प्रेफर किया। वुड रादर का मतलब क्या होता है? प्रेफर ही होता है, प्रेफर करना, प्रेफरेंस देना किसी चीज़ को। तो आई वुड रादर हेल्प हिम। अच्छा नेक्स्ट देखना जरा एक बार क्वेश्चन, अगला वाला। यहाँ पर देखो, आई वुड रादर प्रेफर टू प्ले कैरम। अब बताओ ये सही है या वो, मतलब कौन सा सही है बताओ? बिल्कुल, वुड रादर का मतलब जब अगर प्रेफर ही है तो फिर उसके साथ प्रेफर का यूज नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि दो दो बार प्रेफर हो जाएगा फिर तो। एक तो वुड रादर का मतलब क्या होता है? प्रेफर करना। एक प्रेफर का मतलब भी क्या होता है? प्रेफर करना। तो वुड रादर के साथ प्रेफर का यूज ना करें, सिंपल सी बात है, क्योंकि वुड रादर का मतलब क्या होता है? प्रेफर ही होता है, इसलिए हम प्रेफर का यूज नहीं करते। बात आ गई समझ में? लिख लो जल्दी से, कर लो। कर लिया क्या? बढ़िया। हो गया क्या? लिख लिया भाई? चलो अगला वाला देखते हैं एक बार। क्वेश्चंस लिखो अगला। तो बता भाई, फर्स्ट में इज और वर दोनों सही है, ठीक है। और नेक्स्ट में बैट का मतलब बल्ला क्या आएगा?
और ठीक है, ये बच्चे मेरे से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखवा रहे हैं बिना लायक को। कोई बात नहीं, अब तो आ गया समझ में। ठीक है, पता नहीं कौन सा बैट हो। अच्छा चलो, 10-15 बैट होते हैं अलग अलग टाइप के। आज सीख ले। इधर देखो भाई, बैठ जा भाई। देखो, अब मैं कह रहा हूँ इफ माई फादर इज वर माई कोच। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी अभी कोच ना हो, लेकिन फ्यूचर में मेहनत मेहनत कर कर आके कैसे न कैसे करके कोच वोच बन जाए। छोटा बच्चा कह रहा हो कोई, तो ऐसा पॉसिबल है, तो फिर इस सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो अब ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई नहीं बन पाए, कोच ही नहीं बन पाए, भाई एज वेज हो गई या जो भी चीज़ है, या पिताजी गुजर बसे, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वर आ जाएगा। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझ लेना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव ही नहीं समझना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन को देखना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं कह रहा हूँ ए माई फादर इज ये वर माई बैट, तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि पिताजी कभी बैट बन जाए? है ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या है, इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी के लिए ओनली क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यही है, ये लो, इस हो गया गलत, लिख लो, कर लो सही। ठीक है, तो बैट बैट तो नहीं बन पाएंगे, चाहे चाहे कुछ भी कर लो। क्वेश्चंस करें अगला, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और वो देखना। लिखो, if it will not rain we shall play cricket। इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको छोटी छोटी बातें हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करना। देखो क्या होता है, आप सब लोगों को पता है हम छोटी छोटी बातें करते हुए ये देखते हैं सेंटेंस के बारे में। बताओगे मुझे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, सेंटेंस के टाइप, इतना भी नालायक मत बनो यार। हैं, कितने टाइप के होते हैं? 4, 3, 2, 5, 4, 4, वेरी गुड। 4 टाइप के कोई सेंटेंस ही नहीं होता नालायक को। 3 होते हैं, 2, जाओ रे। सेंटेंस सुन लो, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो, एक्चुअल में जो सेंटेंस होते हैं ना, वो अगर आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलो तब तो 5 होते हैं, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलो तो फिर 3 होते हैं। 4 कभी होते ही नहीं है, 4 मन ही मन में बोले जा रहे हैं। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलोगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 होते हैं कोई बताएगा मेरे को? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ये होते हैं 5 टाइप। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर के फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? ओनली 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 होते हैं। क्लियर है? चलो, अब हम जो पढ़ेंगे ना वो हम फंक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। हमने सेंटेंस को 3 तरीके से ही डिवाइड किया है। एक तो होता है हमारे पास सिंपल, एक होता है हमारे पास कंपाउंड, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो सेंटेंस किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। देखो, सेंटेंस के अंदर जो हम जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं किससे? क्लोज से। क्लोज क्या होता है बच्चा? आपको सब्जेक्ट प्लस उसी का ही क्या मिलता है आपको? प्रेडिकेट। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने को 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, 3 सेंटेंस को देखकर समझ रहा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तब जाके वो क्वेश्चंस, वैसे नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएंगे। देखो क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इफ आई प्ले वेरी वेल आई शैल विन द मैच। ठीक है, फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई हेल्प्ड हर बट सी डिड नॉट मीट मी अगेन।
फिर मैंने ऐसे लिखा आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। टोटल कितने सेंटेंस हैं? 3 सेंटेंस है। इन 3 सेंटेंस के अंदर हमें समझना क्या है वो यहां से देखो एक बार आप। यहां पर जो आई लिखा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले वेरी वेल जो लिखा है इसका वो क्या है? प्रेडिकेट है बच्चों। फिर आई लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट नंबर 2 और सेल विन द मैच लिखा हुआ है वो इसका क्या लिखा हुआ है? प्रेडिकेट लिखा हुआ है। अच्छा, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए और इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? इफ। ये कंजंक्शन है। इफ क्या है यहां पर? कंजंक्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्ड हर यहां तक जो लिखा हुआ है वो इसका क्या है? प्रेडिकेट है। फिर सी क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2 और बाकी जो ये लिखा हुआ है ना ये इसका क्या है? प्रेडिकेट। फिर मैंने कहा आई हो गया सब्जेक्ट, वांटेड हो गया वर्ब। आई वांटेड व्हाट? टू प्ले। तो ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टू प्ले व्हाट? क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनेटिव वर्ब, यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के इसके अंदर कहीं पर भी कोई कंजंक्शन है ही नहीं, जबकि इन 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए जो बट लिखा हुआ था ये क्या था? कंजंक्शन लिखा था। इसके अंदर कंजंक्शन नहीं है कहीं पर भी। तो आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे गए हैं। 3 सेंटेंस में से एक सेंटेंस सिंपल है, एक सेंटेंस कंपाउंड है और एक सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा क्या है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये रहा। देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल की तो सिंपल सेंटेंस होते हैं ओनली सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड की तो इनमें होता है कंजंक्शन, और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की तो इनमें भी क्या होता है? कंजंक्शन होते हैं। तो यहां पर अगर कंजंक्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये कैसा सेंटेंस है आपका? सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। इसमें एक कंजंक्शन है बट, और इसमें एक कंजंक्शन है क्या है? इफ। तो या तो ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होंगे। अब हमें ढूंढना है कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये ढूंढना है। तो देखो, कंपाउंड के लिए जो कंजंक्शन होते हैं ना वो होते हैं फैन बॉयज। क्या होंगे? फैन बॉयज। अच्छा, और जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होंगे? लेस देन, मतलब बाकी बचे हुए सारे के सारे। अब फैन बॉयज क्या क्या होता है? एफ का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर। ए का मतलब क्या होता है? एंड। एन का मतलब क्या होगा? नॉर। बी का मतलब क्या होगा? बट। ओ का मतलब क्या होगा? और वाई का मतलब यट, और एस का मतलब सो। तो यही चीजें होते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन इनमें से दिख रहा है तो वो कंपाउंड है। बोलो कहां पर है? बट दिख रहा होगा, ये दिख रहा। अगर बट है तो ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया? कंपाउंड। कैसा हो गया? कंपाउंड। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर आपको जो कंजंक्शन दिख रहा है क्या वो फैन वॉइस का हिस्सा है क्या? नहीं, यानी फैन वॉइस के अलावा है। अगर फैन वॉइस के अलावा कोई भी कंजंक्शन आया तो वो कौन सा सेंटेंस क्रिएट करेगा? कॉम्प्लेक्स। क्या यूज करेगा? कॉम्प्लेक्स। अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना उस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं आता, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 टाइम फ्यूचर टेंस नहीं आता। ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या फिर क्या है? सिंपल है। ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला? सर एक सब्जेक्ट तो ये रहा, ये इसका रहा प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट ये रहा, ये इसका रहा प्रेडिकेट, है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए इफ क्या है? यहाँ पर कंजंक्शन है। अगर इफ कंजंक्शन है तो ये क्या फैन वॉइस का हिस्सा है क्या? नहीं। अगर फैन वॉइस का हिस्सा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्या? नहीं। कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर हमें क्या बताया गया है? 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज
नहीं करना उसके अंदर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कंप्लीट। डोंट यूज 2 टाइम्स फ्यूचर टेंस। अब फर्क ये पड़ता है कि सर यहां पर भी लिखा है फ्यूचर टेंस और यहां पर भी लिखा है फ्यूचर टेंस, विल और सेल्फ फ्यूचर होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो हम कौन सा हटाएं, इस वाले को हटाएं या इस वाले को हटाएं, ये बात बताओ। नहीं ये तो तुम बता रहे हो, लेकिन तुम रीजन बताओ तो मैं समझाऊं। कंजंक्शन के बाद जो होता है ऐसा। अच्छा, और कुछ? चलो ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज और बताता हूं। क्या होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट? क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वे जाओ रे, क्लॉज पढ़ा हुआ होगा तब भी। क्या बनाएंगे बच्चों? क्लोज। इस क्लोज को थोड़ा सा समझ के देखें। ये क्लोज ना 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है, एक तो होता है आपका ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, और एक क्या होता है सबऑर्डिनेट। एक इनके अलावा, ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के अलावा होता है मेन क्लोज। एक होता है मेन क्लोज, एक होता है ऑर्डिनेट क्लोज, और एक क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ये छोटी छोटी बातें जो समझा रहा हूं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनेट क्लोज में भी क्या आते हैं? कंजंक्शन आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में भी क्या आते हैं? कंजंक्शन आते हैं। जबकि मेन क्लोज से पहले कंजंक्शन नहीं आते। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा ही कुछ हमने पहले पढ़ा था। यानी मेन क्लोज आपका किस सेंटेंस को बनाने में मदद करेगा? सिंपल। ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट किस सेंटेंस को बनाने में मदद करेंगे? कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, उनमें मदद करेंगे। अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट बनता है फैन वॉइस से। तो ऑर्डिनेट क्लोज कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड। अच्छा, सबऑर्डिनेट जो क्लोज होते हैं वो किससे बनते हैं भाई? लेस देन, मतलब फैन वॉइस के अलावा। तो ये कौन सा सेंटेंस बनाएंगे आपका? कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपसे फिर दोबारा वहीं पर ही आता हूं। यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है ये, इफ आई प्ले वेल, ठीक है। फिर एक सेंटेंस दे रखा है आई हेल्प्ड हर। फिर एक सेंटेंस दे रखा है आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो इनमें से ये कंजंक्शन जो लिखा हुआ है जिस क्लोज से पहले, इस क्लोज से पहले लिखा है, तो या तो ये ऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा। बताओ कौन सा है ये? अरे ऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है? सबऑर्डिनेट। इफ से पता चल रहा है ये सबऑर्डिनेट है। अच्छा, ये वाला जो लिखा हुआ है ये क्लोज, ये कौन सा है बट लगा के? ऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट। बट से पता चल रहा है इसमें ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट की बात ही खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, बात ऐसी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए ही है ये। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर आपको क्या यूज नहीं करना होगा? 2 बार या दूसरी बार क्या यूज नहीं करना है? वहां पर फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना। तो ऊपर को देखकर मुझे आप ये बताओ कि वहां पर कौन सा क्लोज सबऑर्डिनेट और कौन सा क्लोज मेन क्लोज है? ये वाला क्लोज कौन सा है? मेन क्लोज या सबऑर्डिनेट? ये मेन क्लोज है क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। ये वाला जो क्लोज लिखा है वो मेन क्लोज है, सबऑर्डिनेट है? सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हमें क्या नहीं लिखना? विल नहीं लिखना 2 बार। ये लो, अरे क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बातें हैं लेकिन बातें बहुत गौर करने वाली हैं। आराम से सीख मैं करवा देता हूँ जो क्वेश्चंस करवाने हैं ना इस कॉन्सेप्ट के, वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ, देख लेना तुम सब। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चंस लिखो डायरेक्ट और उन क्वेश्चंस पे फोकस करना। लिखो, ही विल गो होम। तीन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों को करके देखो जरा, दिखाओ एक होते हैं, फिर तुम्हारी आज की क्लास एंड करते हैं। जहां फ्यूचर टेंस हटा रहे हो ना वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी या ऐसे लगाओ। किसकी?
तो वर्ब तो लिखी होगी ना विल के बाद, तो रेन लिखी हुई है तो इट के साथ रेन्स आ जाएगा, इट डज नॉट रेन हो जाएगा ना भाई, नोट लिखा है तो डज आ जाएगा। ये वाला ही तो पूछ रहा है, विल की जगह पर अपन क्या कर देंगे, डज कर देंगे। तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। नहीं पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, तो वो यही तो कॉन्सेप्ट है। इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, पहले पढ़ा इफ आई हैव अ कार, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ आई सेल हैव अ कार, फ्यूचर टेंस। लेकिन सेल तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने हैव का मतलब भी बताया कि क्या होता है, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब भी हमने क्या बताया, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी बताया था। यही चीज है, इतना ही। चलो अगर ये हो गया ना, तो ये देखो जल्दी से भाई, इन सवालों के आंसर करो जल्दी से, बताओ कर दिया। अब इधर देखो बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन देखो जरा एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। पहले मुझको ये बताओ, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बताओ जल्दी से। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स ही है। देखो क्या पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स है। कंजंक्शन क्या है, वैन है। ये कंजंक्शन फैन बॉयज का तो नहीं है क्या, नहीं है, फैन बॉयज का नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये लो, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये वाला सेंटेंस कैसा है, बट कंजंक्शन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या सिंपल, ये कंपाउंड है, तो इस सेंटेंस को हमने बोला कंपाउंड, ठीक है। अच्छा इस सेंटेंस में क्या कंजंक्शन है बच्चों, आफ्टर है, तो आफ्टर है तो ये क्या फैन वॉइस का हिस्सा है, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस नहीं आ सकते सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर। ये वाला कंजंक्शन के बाद जो भी क्लोज लिखा जाता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। कंजंक्शन के बाद लिखा जाने वाला क्लोज क्या होता है, ऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, तो ये ऑर्डिनेट है। ये कंजंक्शन के बाद लिखा गया क्लोज क्या होता है, ऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट। ये तो हमने पढ़ाई है, हाँ या ना। अच्छा अगर ये पढ़ा है तो अब यहाँ पर देखो भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर टेंस नहीं आते, तो यहाँ से विल को हटाओ और सेट को भी हटाओ और लिखो सेट्स, ठीक है। इस वाले में ना तो सेल हटेगा ना लीव हटेगा, कुछ नहीं हटेगा, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डिनेट क्लोज है और दूसरा कंपाउंड है। हम बस खाली किस में छेड़छाड़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में, तो ये हो गया सही, ये क्या हो गया सही। इस वाले सेंटेंस में कौन सा क्लोज है भाई, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हम क्या यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। इसमें फ्यूचर लिखा है, मैंने हटा दिया विल भी। अब सही करके बताओ क्या लिखूं, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, आर, ये आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। अगर मान के चलो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लोज उसी में बनेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लिखते हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। बेटा बी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के आएगी, इज एम आर ही होगी, और फिर यू के साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा। विल तो वर्ब होती नहीं है, विल तो क्या है, मॉडल है। आप तो वर्ब से ही वर्ब बना सकते हो, मॉडल से वर्ब बनती है क्या, नहीं, तो आर आएगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी होती है। और यही हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट था, सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट, और यही हमारा एंड का पॉइंट है जब हम क्वेश्चन करके बैठे हैं। तो देखो जरा एक बार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना जरा, अगर तुम कर पाते हो तो। देखो मैंने कहा आई सेल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू विल कम हेयर। तो कह रहा है कि भाई मैं मेरा काम पूरा कर चुका होऊंगा तुम्हारे आने से पहले। तो अब मुझे बताओ ये बिफोर क्या है, कंजंक्शन है, तो ये वाला क्लोज ऑर्डिनेट है सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है,
ये सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या नहीं आता, फ्यूचर टेंस नहीं आता, तो विल गलत हो जाएगा, ओनली कम कम आ जाएगा, जबकि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वो फर्स्ट फॉर्म। ये लो, दैट्स द एरर, यही एरर है। समझ में आया? क्लियर है भाई? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।